Good morning, students. My name is Prabhakar, and I am your faculty for the subject Social Security Legislation. Students, as per your syllabus, we have to study 5 different acts under the Social Security legislation, and the first act which I am going to start with, that is called Maternity Benefit Act 1961. And while discussing all the points of Maternity Benefit Act 1961, we will try to communicate in both the languages, means in Hindi and English also, so that we can better understand the concept related to this act, Maternity Benefit Act 1961. Students, as per your syllabus, including Maternity Benefit Act 1961, we have to also study Maternity Benefit Act 2017 with all the amendments. And students, first we will have to understand the main objective of Maternity Benefit Act 1961. इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्यों एग्जिस्टेंस में आया, उसको हमें स्टडी सबसे पहले करना होगा। तो जो भी वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग वुमेन को जब भी वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उनको ज़रूरत होती है, तो उनके जब भी वो प्रेगनेंसी के फेज़ में होती हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद उनको फिज़िकली प्लस मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और एट द सेम टाइम उस पीरियड में उनकी जॉब सिक्योरिटी मेंटेन रहे, प्लस उनको फिनेंशियली सपोर्ट मिले, सो दैट वो जो टाइम फेज़ है मेडिकल बेनिफिट मिले, वो टाइम फेज़ वो अच्छे से निकाल सकें। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड इन दैट प्रोस्पेक्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एग्जिस्टेंस में आया। और स्टूडेंट्स, एज पर एक्ट the main objective is an act to regulate the employment of women in certain establishment for certain period before and after childbirth. यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें बिफोर द चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ जो है वुमेन को बेनिफिट दिया जाता है, और इस मैटरनिटी बेनिफिट के थ्रू एक तो वो जॉब सिक्योरिटी और प्लस फिनेंशियल सपोर्ट्स के साथ वो जो है इस फेज़ को कवर अप करती हैं। Now, students, the mode of study would be to analyze section wise to this Maternity Benefit Act 1961. इसके जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे ये अमेंडमेंट के बेसिस पे समय के हिसाब से चेंजेस आते चले गए हैं। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द time period under which Maternity Benefit Act can be availed, that was 12 weeks in 1961 Maternity Benefit Act, and in 2017 it got the time phase of 26 weeks. तो ये जैसे जैसे अमेंडमेंट्स में चेंजेस आते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके उसको आगे पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट, टू गेट कमांड ओवर दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, we need to study the basic sections of Maternity Benefit Act which is given in the Maternity Benefit Act 1961. तो हम लोग जो है सेक्शन वाइज जो है मैं ट्राई करूँगा कि अपने वीडियोज़ में सेक्शन 1 to 5 और उसके बाद हर एक वीडियो में मैं 5 सेक्शंस ट्राई करूँगा कवर करेंगे, ताकि उस पर हम लोगों का कमांड अच्छे से बन पाए। और अलोंग विथ दैट जो भी एडिशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे वो भी मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इन सेक्शन 1 तीन डिफरेंट प्रोस्पेक्ट को बताया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इफ़ यू आस्क अबाउट व्हाट इज़ शॉर्ट टाइटल मीन्स कि इसको एब्रिविएटेड वे में क्या बोला जाता है। जैसे इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इसको शॉर्ट टाइटल में हम लोग आईसी एक्ट भी बोलते हैं, और इस वजह से जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझा जाता है। बट यहाँ पे जो है इंडियन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को एज़ पर सेक्शन 1 आप देख सकते हैं कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। देन सेकेंड पार्ट में इसमें बोला गया है कि इसका एक्सटेंशन कहाँ पे है, मीन्स अप टू व्हाट लेवल इट इज़ अप्लीकेबल। तो यू कैन सी हियर इट इज़ क्लियरली mentioned over here, it extends to the whole of India. Third is इट्स कमेंसमेंट का मतलब है कि एक इसकी शुरुआत कब से होगी। तो इसके लिए जो बताया गया है कि इट्स हेल्प कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज मे बी नोटिफाइड इन दिस बिहाफ इन द ऑफिशियल गजेट। मीन्स स्टूडेंट्स, अगर ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई इसको कर दिया जाता है तो जिस डेट में इसका नोटिफिकेशन होगा उसी डेट से ये अप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें एक सब क्लॉज भी है, सेक्शन 1 के 3 में एक ए करके सब क्लॉज है,
in relation to mines and to any other establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performance by the central government। मतलब इसमें अप्लीकेबिलिटी कब की होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्लाई करेगा अगर कोई ऐसे पर्सन्स जो एम्प्लॉयड हैं घुड़दौड़ इक्वेस्ट्रियन मतलब घुड़दौड़ के से रिलेटेड जॉब में या एक्रोबेटिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जॉब में या अदर परफॉर्मेंसेस में, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी अप्लीकेबिलिटी तय करती है और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में जो है स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्लीकेबल करती है। यहाँ पे नोट्स में हम लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम में इसको थ्रू नोटिफिकेशन इसको अप्लीकेबल किया गया। नाउ द सेकेंड सेक्शन डिस्क्राइब्स अबाउट अप्लीकेशन ऑफ एक्ट। स्टूडेंट्स हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं, इससे हम लोगों को समझने में और आसानी होगी। इट अप्लाइज इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट बीइंग ए फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन। मतलब ये जो है सारे वैसे एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन में है, इंक्लूडिंग एनी सच एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एंड टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट वेर इन पर्सनस आर एम्प्लॉयड इन द एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबेटिक एंड अदर परफॉर्मेंस। मतलब फर्स्ट ग्लांस में ये वहाँ सभी जगहों पे अप्लीकेबल है जो भी फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन के कंसर्न में आते हैं, और वहाँ भी ये अप्लाइड है जहाँ पे घुड़दौड़, एक्रोबेटिक या अदर परफॉर्मेंसेस में जो है लोग इन्वॉल्व हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पे भी ये जो है अप्लीकेबल है। और provided that the state government may with the approval of central government after giving not less than 2 months notice of its intention of so doing by notification। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न को मतलब उसके अप्रूवल को लेके और 2 महीने के नोटिस में कहीं भी इसको किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जो है किसी भी तरह के क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में इसको अप्लीकेबल करवा सकती है बाय गिविंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ेट। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़, और जहाँ जहाँ ये अप्लीकेबल है उन जगहों पे ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे हमारा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स हमने सेक्शन 1 कंप्लीट किया, सेक्शन 2 कंप्लीट किया, एक बार फिर से इसको इजी में रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल की बात करी गई है, तो इसको शॉर्ट टाइटल में इसे हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 भी कहते हैं। इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, तो इट कवर्स द होल ऑफ इंडिया। देन कमेंसमेंट जो है नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गज़ेट में नोटिफिकेशन के द्वारा हम लोग इसका कमेंसमेंट फिक्स करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलरली जो माइंस और वैसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे लोग इक्वेस्ट्रियन मतलब घुड़दौड़, स्पोर्ट्स एंड अदर परफॉर्मेंसेज में इन्वॉल्व हैं, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी अप्लीकेबिलिटी तय करती है और बाकी दूसरे इस्टेब्लिशमेंट में स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। देन अप्लीकेशन ऑफ एक्ट में ये अप्लाई होता है सभी जगहों पे, फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन में, प्लस वहाँ भी ये अप्लीकेबल है जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबेटिक एंड अदर परफॉर्मेंसेज में। और वैसे इस्टेब्लिशमेंट में भी इसको अप्लीकेबल किया जा सकता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद स्टेट गवर्नमेंट 2 मंथ्स के नोटिस में जो है ये किसी भी इंडस्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई करवा सकती है। तो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट इसमें जो था, नेक्स्ट पॉइंट जो समझने वाला है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 वहाँ पे अप्लीकेबल होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लीकेबल नहीं है। अब ये स्टूडेंट्स इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है, उसके अंदर भी मैटरनिटी बेनिफिट का प्रोविज़न है। तो इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ हैविंग द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट ESI एक्ट एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही साथ 2 बेनिफिट नहीं लिए जा सकते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स देख लिया। सेक्शन 3 अब बताता है डेफिनेशंस को। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल रहेंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, किस गवर्नमेंट को हम लोग बोलेंगे कि दिस गवर्नमेंट हैज़ टू डील विद द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, दैट वुड बी सेड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट बीइंग ए माइन or an establishment where persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performance, the central government, वैसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेगी।
होगी और बाकी जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। मतलब जो भी प्रोविज़न्स हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं या फिर उस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी सूट में जाना है, तो वैसे केस में जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यहाँ डिफाइन किया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ रीजन पे स्टेट गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे 3B में चाइल्ड को डिफाइन किया गया। चाइल्ड इंक्लूड्स ए स्टिल बॉर्न चाइल्ड। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टिल बॉर्न चाइल्ड का मतलब है कि जिस बच्चे की डेथ वुमेन के वोम में ही हो जाती है तो उसको हम लोग स्टिल बॉर्न चाइल्ड बोलते हैं। मतलब माँ के कोख में ही अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको भी, चूँकि इससे रिलेटेड कॉम्पनसेशंस होते हैं, तो इसको जो है स्टिल बॉर्न चाइल्ड में डिफाइन किया गया है और इसको भी परिभाषित किया गया है। देन डिलीवरी मीन्स द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। उसके बाद डी में जो है एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है। एम्प्लॉयर मीन्स इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ए पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर्स और वेयर नो पर्सन और अथॉरिटी इज सो अपॉइंटेड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर किसे बोलेंगे कि अगर कोई गवर्नमेंट के अंदर में कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो ए पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए, वही एम्प्लॉयर माना जाएगा। और जहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किया गया है वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही हम लोग एम्प्लॉयर बोलेंगे। सेकेंड है कि इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ अंडर एनी लोकल अथॉरिटी, द पर्सन अपॉइंटेड बाय सच अथॉरिटी फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ और वेयर नो पर्सन इज सो अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी। मतलब किसी लोकल अथॉरिटी के सेंस में अगर जो पर्सन अपॉइंट किया गया है सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए, उसे हम एम्प्लॉयर बोलेंगे। और जहाँ पे ऐसा पर्सन एम्प्लॉय नहीं हुआ है, अपॉइंट नहीं हुआ है, उसका CEO ऑफ द लोकल अथॉरिटी ही जो है एम्प्लॉयर माना जाएगा। और एक तीसरी कंडीशन है कि इन एनी अदर केस द पर्सन हु आर द अथॉरिटी विच हैज़ द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड वेयर द सेड अफेयर्स आर इंटरेस्टेड टू एनी अदर पर्सन whether called a manager, managing director, managing agent or by any other name such person। यहाँ पे स्टूडेंट्स तीसरे में ये डिफाइन किया गया है कि वैसी अथॉरिटी जहाँ पे मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट को डिफाइन किया हुआ है वो हो जाएंगे आपके एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को यहाँ डिफाइन किया गया है स्टूडेंट। और देन एस्टेब्लिशमेंट मीन्स ए फैक्ट्री, ए माइन, ए प्लांटेशन and establishment where persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatics and other performance। यहाँ पे establishment को स्टूडेंट डिफाइन किया गया है। और इसी टाइप से जो है फैक्ट्री को, इंस्पेक्टर को, मैटरनिटी बेनिफिट को, मिसकैरेज को, प्लांटेशन को और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब्ड वर्ड को सबको डिफाइन किया गया है और उसके जो रेंजेस हैं उनको फिक्स किए गए हैं। अपने को जो है वेजेस को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वेजेस टर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पे किसे वेजेस में कंसीडर करेंगे और किसे वेजेस में कंसीडर नहीं करेंगे, ये अपने को समझने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन पेड और पेबल इन कैश टू ए वुमेन if the terms of the contract of employment express or employed were fulfilled and includes। तो यहाँ पे वेजेस को किन चीज़ों को वेजेस में हम लोग कवर अप करेंगे ये दिखाया गया है कि फर्स्ट, सच कैश अलाउंसेज इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस इज एज ए वुमेन इज फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड टू। मतलब सारे रेम्यूनरेशन जो उनको सैलरी जो पे किया जाता है या फिर कैश में भी दिया जाता है, उन सभी को हम लोग वेजेस में कंसीडर करेंगे। तथा सच कैश अलाउंसेज जिसमें हम लोग डियरनेस अलाउंस और HRA को भी जो है उसको हम लोग वेजेस में कंसीडर करेंगे। देन इंसेंटिव बोनस वुड आल्सो बी कंसीडर्ड इन वेजेस। देन द थर्ड इज द मनी वैल्यू ऑफ द कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो फूड ग्रेन्स जो कंसेशनल बेसिस पे जो मिलता है उनको भी जो है हम लोग उसकी भी जो मनी वैल्यू होगी उसको हम लोग वेजेस में कंसीडर करेंगे। देन वेजेस में क्या चीज़ें नहीं कंसीडर की जाती हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखेंगे एनी बोनस अदर देन इंसेंटिव बोनस। मतलब वैसा भी बोनस, इंसेंटिव बोनस के अलावे जो भी बोनस होगा उसको वेजेस में हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ओवर टाइम अर्निंग्स एंड एनी डिडक्शन और पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ फाइन्स। कोई ओवर टाइम अर्निंग्स
या डिडक्शंस या पेमेंट मेड ऑन अकाउंट, कोई फ़ाइन अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसको वेजेस में कंसीडर नहीं करेंगे। एनी कंट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो पीएफ पेंशन से रिलेटेड कंट्रीब्यूशंस, इन चीज़ों को भी जो है हम लोग वेजेस में कंसीडर नहीं करेंगे स्टूडेंट। देन ग्रेचुटी के भी कंसर्न में उसको हम लोग वेजेस में कंसीडर नहीं किए गए हैं। यहाँ पे वुमेन को डिफाइन किया गया है। वुमेन मीन्स ए वुमेन एम्प्लॉयड वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी फॉर वेजेस इन एनी एस्टेब्लिशमेंट। मतलब अगर डायरेक्टली या फिर किसी एजेंसी के थ्रू वुमेन अगर हुए हैं तो वो भी जो है आपको वुमेन के डेफिनेशंस में आ जाएंगे और वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ और वर्क बाय वुमेन प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। यहाँ पे सेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि नो एम्प्लॉयर शैल नोइंगली एम्प्लॉय वुमेन इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी और हर मिसकैरेज। यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि डिलीवरी के 6 वीक आगे तक के टाइम में और या अगर मिसकैरेज हुआ है उस डेट से 6 वीक के आगे तक के टाइम में किसी भी एम्प्लॉयर को जो है नोइंगली, जानते हुए कि उस वुमेन के साथ ये इशू हुआ है, मतलब एक तो डिलीवरी का टाइम है, डेट है, या फिर मिसकैरेज हो गया है, तो उस आगे के 6 वीक तक उसको एम्प्लॉयमेंट में रखना कोई भी एम्प्लॉयर नोइंगली नहीं करेगा। और ये वुमेन के साइड से भी है कि उन्हें भी जो है डिलीवरी या फिर मिसकैरेज के 6 वीक आगे तक जो है किसी भी हालत में एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्रोच नहीं करना है। मतलब दोनों साइड को स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर को भी जो वुमेन का डिलीवरी डेट है उसके 6 वीक आगे तक, प्लस मिसकैरेज अगर हुआ है तो 6 वीक आगे तक के एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं प्रोवाइड करनी है। एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉई है, वुमेन एम्प्लॉई है, उसे भी इस टाइप के किसी अप्रोच में नहीं जाना है कि वो खुद से किसी जॉब में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। देन सेक्शन 4 में सब सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जो है, जो भी प्रेगनेंसी का जो टाइम फेज है उस ड्यूरेशन में जब भी वो इन्फॉर्म कर देती हैं कि अगर वो कोई भी आर्डुअस वर्क, मतलब कोई हार्ड वर्क उन्हें ना दिया जाए या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स में उनको ना दिया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा जॉब जिसमें खड़े रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर वैसा कोई काम उनको ना दिया जाए जिसमें कि उनके बच्चे के स्वास्थ्य पे असर आए, जन्म होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पे असर आए, तो वैसे केस में जो है उसको प्रोटेक्ट करने की एम्प्लॉयर की ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ों में प्रोटेक्ट करें। और वो टाइम फेज़ कब होता है स्टूडेंट्स, कि जो टाइम है सेक्शन 4 के सब सेक्शन 4 में बताया गया कि एट द पीरियड ऑफ 1 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द पीरियड ऑफ 6 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। मतलब जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के 6 वीक का जो पहले के टाइम से 1 मंथ पहले वुमेन जो है एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकती है कि उन्हें वैसा कोई काम ना दिया जाए जो कि टफ है, हार्ड है, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट करता है, या उसके बच्चे जो उसके वोम में बच्चा है उसके ऊपर कोई असर आएगा, तो वैसे केस में वो टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। और वैसा कोई टाइम पीरियड जो कि 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर में पड़ रहा है, और वो 6 वीक में उस वुमेन ने वो छुट्टी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं के अंदर जो छुट्टी प्रोवाइड की जाती है वो उसने नहीं लिया है, उस टाइम में भी इस टाइप का जॉब वर्क उसको प्रोवाइड नहीं करना है। तो होप ये क्लियर हुआ है स्टूडेंट अपना। देन सेक्शन 5 देखते हैं, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट मतलब इसमें ये बताया गया है कि किस प्रोस्पेक्ट में जो है वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एवरी वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू एंड हर एम्प्लॉयर शैल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस इमीडिएटली प्रीसीडिंग एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर डिलीवरी फॉर द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे। यहाँ पे ये बताया गया स्टूडेंट्स कि एवरेज डेली वेज के बेसिस पे हर वुमेन जो भी प्रेग्नेंट है उनको एम्प्लॉयर की का
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उस रेट पे जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 6 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी और 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी उनको वो पूरा पैसा मिले जिस टाइम में वो छुट्टी पे रहेंगी। और ये उनका वुमेन का राइट है कि ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के पेमेंट को वो पाएँ। इसी को जो है सेक्शन 5 में बताया गया है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सेक्शन 5 में एवरेज डेली वेजेस को डिफाइन किया गया कि फॉर द पर्पस ऑफ द सब सेक्शन द एवरेज डेली वेज मीन्स द average of the woman's wage payable to her for the days on which she has worked during the period of 3 calendar months immediately preceding the date from which she absent on account of maternity or 1 rupees a day whichever is higher। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया कि एवरेज डेली वेज जो कैलकुलेट होगा वो 3 महीने पहले का जो उनका जो भी वेजेस वो अर्न कर रही थी उसके एवरेज पे एवरेज डेली वेज काउंट होगा और उसी का 12 वीक्स में जो है उनको पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट में इन चीज़ों को डिफाइन किया गया है। स्टूडेंट्स होप हमने तकरीबन सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक कंप्लीट किया है और नेक्स्ट सेक्शन में जो है हम लोग स्टूडेंट्स सेक्शन 1 to 5 को एक ब्रीफली रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद जो है सेक्शन 6 to सेक्शन 10 को आगे बढ़ के पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर दिस सेशन। थैंक यू।